जो नेपाल, जिसकी कोई हैसियत नहीं होती थी, जिसकी कोई औकात नहीं होती थी, जो नेपाल कल तक हमारे टकरों पर पलता था, वो नेपाल आज ललकार रहा है। नेपाल ललकार रहा है, चीन कब्जा कर रहा है, देश का गरीब मजदूर कोरोना में तड़प रहा है, और नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है, भाजपा चुनाव की तैयारी कर रही है। ये कौन सा प्रेम देश से है? कहां चली गई विदेश नीति? जब नोटबंदी हुई थी, याद करिए उस तारीख को। आज इस बात को लेकर गुस्सा है क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं। जब नोटबंदी हुई, पूरे देश के लोगों के पैसे वापस करने का समय समाप्त हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम नेपाल को दिया गया था। नेपाल को उनकी करेंसी सबसे बाद में चेंज की गई थी, जो इंडियन करेंसी नेपाल में थी, लेकिन वही नेपाल अपनी संसद में कोरोना काल में भारत के हिस्से को अपने नक्शे में दिखाता है और कहता है कि नहीं यह हमारा है, और भारत के लोगों पर गोली बरसाता है। एक की हमारे भारत के नागरिक की जान चली गई, दूसरे को 24 घंटे मारा गया। कहां चला गया ये आरएसएस का चड्डी गैंग? कहां चला गया वो देशभक्ति का नाटक? कहां चले गए वो मीडिया के लोग जो सुबह शाम डिबेट करते थे कि राष्ट्र को बचाना है, हम देश के लिए बलिदान दे देंगे? कहां चले गए संबित पात्रा? कहां चले गए कड़ी निंदा करने वाले हमारे मिनिस्टर साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब कहां चले गए? राजनाथ सिंह कहां चले गए? अमित शाह जब कहते थे 370 की बात थी कि नहीं हम बदला लेंगे, डंके की चोट पर लेंगे और हम तहस नहस कर देंगे, क्या नेपाल के लिए एक शब्द अमित शाह के मुंह से आपने सुना? क्या एक शब्द राजनाथ जी के मुंह से आपने सुना? क्या एक शब्द आपने नेपाल के लिए, हमारा दुश्मन देश जो हमारे इलाके पर कब्जा करना चाहता है, अपनी संसद में हमारे देश के खिलाफ कानून ला रहा है, हमारे भारत के नागरिकों को मार रहा है, उसके खिलाफ एक शब्द मोहन भागवत के मुंह से सुना आपने? ये अमीश देवगन, दीपक चौरसिया, सुधीर चौधरी और वो एक सुरेश चाणक्य, इनके मुंह से एक शब्द सुना? ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल, पहले जानते हैं आप, लेकिन वो भी अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। पूर्व हिंदू राष्ट्र, भविष्य के राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं, उसको ललकार रहा है, उसको ललकार रहा है। और हमारी सरकार, ये 56 इंच वाले भाई साहब, बड़ी इज्जत से कह रहा हूं वजीर आजम साहब, कहां गए 56 इंच का सीना? क्या 56 इंच का सीना भारत के मजदूरों को दिखाने के लिए है? नोटबंदी करके भारत के मजदूर, गरीब, छोटे कारोबारी, किसान, बुनकरों को बर्बाद करने के लिए 56 इंच का सीना है। जीएसटी के नाम पर छोटे कारोबारियों को बर्बाद करने का, और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर गरीबों का उत्पीड़न करने के लिए 56 इंच का सीना है। क्या भारत की इज्जत और आबरू के बचाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं है? चाइना लद्दाख पे कब्जा कर चुका एक हिस्से पर, और खुद इनके एमपी ने स्वीकार किया है, खुद इनके एमपी ने स्वीकार किया है। लेकिन चाइना के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत अभी तक कोई नहीं दिखा पाया। नरेंद्र मोदी जी, आप लाल आंख दिखाने की बात करते थे, राजनाथ जी बात करते थे, लेकिन दोनों के दोनों लोग कहां गायब है, नजर नहीं आता। दूसरी तरफ एक चीज और इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि कोरोना वायरस में एशिया में सबसे ज्यादा केस भारत के अंदर, एशिया में सबसे ज्यादा मौत भारत के अंदर, एशिया में सबसे ज्यादा केस भारत के अंदर, एशिया में सबसे ज्यादा क्रिटिकल केस भारत के अंदर। लेकिन भक्त कह रहे हैं कि अभी भी मोदी जी का कमाल है, ये शराब की दुकानें जब खुली थी तो केस 36,000 थे। याद है जब मैंने कहा था कि समुद्र सुनामी आ जाएगी अब कोरोना की, दूसरी तरफ सुनामी आ जाएगी कोरोना की, लेकिन वही हुआ। आप देख रहे होंगे कि रोजाना 11,000 केस आ रहे दुनिया में इस वक्त। पिछले 5 दिनों में रोजाना आने वाले केस के आंकड़े देखे जाएं तो दुनिया में सबसे ज्यादा केस भारत में आ रहे हैं। लेकिन जब 500 केस थे तो ये लॉकडाउन लगा करके बंद कर दिया, और फ्लाइट बंद ना करने का नतीजा, शराब की दुकान खोलने का नतीजा,
टेस्ट न करने का नतीजा यह हुआ कि आज कोरोना की बाढ़ आ रही है, समुद्र आ रहा है, ये देश खोल रहे हैं। ये कौन सी बात है? और उत्तर प्रदेश के अंदर तो टेस्ट की संख्या 23 करोड़ की आबादी है, अभी 10 लाख टेस्ट भी नहीं हुए। 10 लाख छोड़िए, 5 लाख भी टेस्ट नहीं हुए। इस तरह टेस्ट करेंगे तो 10 साल लग जाएंगे टेस्ट करते करते, बल्कि 10 साल से ज्यादा लग जाएंगे टेस्ट करते करते। हम कह रहे हैं अमेरिका में ज्यादा, अमेरिका ने 2.5 करोड़ टेस्ट कर दिए। जिसकी आबादी 33 करोड़ उसने 2.5 करोड़ टेस्ट कर दिए, और जिसकी आबादी 138 करोड़ है उसने अभी 1% अगर देखा जाए तो उसने अभी 1 करोड़ भी टेस्ट नहीं किए। कहते हैं हम विश्व गुरु बन गए, और वैक्सीन के नाम पर नाटक। कह रहे हैं चाइना का बाइकआउट कर दो। हाथ में फोन एप्पल का इस्तेमाल करोगे, रेडमी एमआई का इस्तेमाल करोगे, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए कहोगे चाइना का बाइकआउट करें। अगर बाइकआउट और बहिष्कार करना है तो भारतीय जनता पार्टी का करना पड़ेगा। कह रहे हैं सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, बिल्कुल सोप इस्तेमाल करें, जो भी हाथ साफ रखें, लेकिन भाजपा के दिमाग को सैनिटाइज करने का राजनीतिक रूप से समय आ गया कि ये जो मानसिकता है कि आज ये बात साबित हो गई कि आप पाकिस्तान पर जो बकवास करते हो वो अपने दुश्मन देश के लिए नहीं, बल्कि भारत के मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, जबकि हम नहीं चिढ़ते, क्योंकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम भारत से हमारा ताल्लुक है, इसलिए इस्तेमाल करते हो। वो गुस्सा, वो देशभक्ति, वो भावनाएं नेपाल के लिए नहीं है। वो जज्बात, वो भावनाएं, वो देशभक्ति चाइना के लिए नहीं है। कहां चली जाती है देशभक्ति? देशभक्ति बीच में दम तोड़ देती है। कोरोना काल में जो गलत फैसले हुए हैं वो बहुत घातक हैं। अभी ये रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल वजीर आजम, फकीर आजम कहते, कभी कुछ कहते, मैं कहते फकीर आदमी हूं, झोला उठा के चल दूंगा। अरे साहब, बेड़ा गर्क करके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा करके झोला उठा के ना चले जाना। इस देश का 80% गरीब जो मिडिल क्लास है, जो नौकरी करता है, बुनकर है, किसान है, मजदूर है, उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। तबाही और बर्बादी मंजर है। बड़े बड़े लोग तो आनंद उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लॉकडाउन को, सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन भारत का गरीब मजदूर तड़प रहा है, इलाज भी मुहैया सही तरीके से नहीं हो पा रहा। रोजाना ये कोरोना काल बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कोई बात स्पष्ट नहीं बता रहे। कौन सी चीज छुपा रहे हैं आप? कितने टेस्ट करने के लिए प्लानिंग की आपकी है? खाली आप इधर की बात उधर की बात कह रहे, पाकिस्तान में ऐसा हो गया, वहां इलाज नहीं हो रहा। अरे भैया, हमें क्या मतलब? और छोड़िए, अब तो जो पाकिस्तान बदनाम था पूरी दुनिया से मदद लेने के लिए, वो पाकिस्तान कह रहा है कि भैया आपके यहां भूखे मर रहे, मैं मदद करने तैयार हूं। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी। हमें अपमानित करवा रहे हैं आप कि वो देश जो पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेता था, वो आज हमें देने की बात कर रहा है। वो आज हमें कह रहा है कि मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। क्या आप इकोनॉमी को सरवाइव कैसे करेंगे, उस पर चर्चा की। 20 लाख करोड़ के बजट से मेरे देश के गरीब मजदूर को कुछ नहीं मिला। उस 20 लाख करोड़ से मेरे सड़क पे चलते हुए इस मजदूर भाई को कुछ नहीं मिला। मेरा किसान भाई जिसकी फसलें बर्बाद हो गई, उसको कुछ नहीं मिला। मेरा बुनकर भाई जिसका कपड़े का कारोबार बर्बाद हो गया, उसको 20 लाख करोड़ में कुछ नहीं मिला। जिनकी छोटी दुकानें थी उनको कुछ नहीं मिला। और छोड़िए, उस 20 लाख करोड़ से 3 महीने की बच्चों की फीस जमा नहीं करा पाए, ईएमआई माफ नहीं हो पाई। अब चल रहा है कोरोना, फिर गरीब जनता के लिए चलेगा भरो ना, बच्चों की फीस भरो ना, बिजली का बिल भरो ना, पानी का बिल भरो ना, किराया भरो ना। इस पर सरकार का कोई संज्ञान नहीं। 4 महीने से गरीब मजदूर बेसहारा लोग या तो सड़कों पर तड़प रहे हैं या फिर घरों में कैद हैं, लेकिन उनको राहत देने के लिए उस 20 लाख करोड़ में से उनके बच्चों की फीस माफ नहीं हुई, उनका बिजली का बिल माफ नहीं हुआ, उनके पानी का बिल माफ नहीं हुआ, उनके दुकान का किराया, मकान का किराया माफ नहीं हुआ। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कह दिया कि जरूरी नहीं है कि कंपनी अपने जो एम्प्लॉइज है उनको नौकरी दे, यह भी जरूरी नहीं बचा। हां, भारत के पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े दलित वर्ग के लोग परेशान है, पीड़ित है। कहते हैं कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। अब तक तो ऐसा फैसला नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आज ही क्या बात हुई? 70 साल से कभी नहीं दिया।
हम इसीलिए कहते थे जब सीए आया वो एक षड्यंत्र था दलितों से आरक्षण छीनने का, पिछड़ों से आरक्षण छीनने का, और हमें होशियार रहना होगा। ये आरक्षण छीनना चाहते हैं, ये मनुवादी मानसिकता थोपना चाहते हैं, हमें न्याय और संविधान के राज को कायम करना है। देश का प्रजापति, पाल, मौर्य, कश्यप, दलित, आदिवासी, मल्लाह, कोरी, सैनी, जाटव, जाट, गुज्जर, यादव, जितने भी पिछड़े थी, पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक या मुसलमान, जितने भी लोग हैं मूल निवासी, सब लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। और जौनपुर की घटना की हम निंदा करते हैं, एक पक्षीय कार्रवाई हुई उसकी भी निंदा करते हैं। दोनों तरफ के लोग पीड़ित हैं और पीड़ित लोगों के साथ हमें वहां प्लानिंग के साथ, षड्यंत्र के साथ एक वर्ग को वहां पर टारगेट किया जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए। लेकिन याद रखिए, एक कह रहा है कि हमारे हिस्से का भुगतान 1947 में हो गया। अरे 1947 में तो गोडसे की सोच का भुगतान हुआ, सावरकर की सोच का भुगतान हुआ। हम लोग वो हैं जो भारत से प्रेम करते हैं, हमारी मिट्टी से मोहब्बत तुमसे ज्यादा है कि हम 5 मर्तबा सजदा करते हैं। अगर हम किसान हैं तो अपनी जमीन पर परिश्रम करते हैं, अगर हम बुनकर हैं, मजदूर हैं, तो हम इस जमीन से मोहब्बत प्रेम करते हैं। तुम होते कौन हो देश के गरीब, दलित, पिछड़ों को टारगेट करने वाले। आखिरी बात, उसके बाद बात खत्म करूंगा, क्योंकि ये कोरोना काल में अपना तो चुनाव प्रचार बिहार का शुरू कर दिए, बंगाल का शुरू कर दिए। साथियों, होशियार रहिए, अपने लोगों को एकजुट रखिए। ये समय है कि एक आंदोलन खड़ा करिए अभी डिजिटल फॉर्मेट में। हर प्रदेश स्तर पर चुनाव हो या सब चीज हो, सब चीजों को करिए और होशियार रहिए। ये लड़ाई लड़ाने की साजिश कर रचेंगे, लेकिन हमें उस जाल में नहीं फंसना है। और इनसे बार बार पूछिए, नेपाल और चाइना में इनके मुंह पे ताला क्यों लग गया? क्यों मोहन भागवत से लेके पूरा आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी, सबके मुंह पर ताला क्यों लगा है? चाइना को ललकार कर जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो कब्जा कर चुका है, कब कब्जा मुक्त कराओगे? अगर कोई हमारे घर में कब्जा कर ले तो क्या आप ये अपनी आर्मी के हाथ खुले नहीं छोड़ सकते? क्या ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना जानती है हमारी आर्मी? जानती है, लेकिन भाजपा ने अपने फायदे के लिए रोका हुआ है। क्या नेपाल को जवाब नहीं दे सकती? दे सकती है, सक्षम है भारत की सेना। लेकिन भाजपा के लोग सिर्फ पुलवामा पर राजनीति करके, लाशों पर राजनीति करने वालों, तुम्हारा अब बायकॉट होने का समय आ गया है। और गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, सीमा पर, बॉर्डर पर किसान का बेटा मरता है, कभी किसी दौलतमंद का बेटा आर्मी में, सेना में जाकर के बॉर्डर पर नहीं मरता। तो इसीलिए जागरूक रहिए और सरकार से सवाल कीजिए, और सरकार से सवाल करना हमारा मौलिक अधिकार है। कोरोना काल में जो गलतियां कर रहे हैं उस पर सवाल करना हमारा मौलिक अधिकार है। कि भारत के नागरिकों का उत्पीड़न, एक तरफ आप शराब की बिक्री कराएंगे लेकिन गोश्त की बिक्री नहीं होने देंगे, जबकि गोश्त खाने से बॉडी फिट रहती है, दिमाग तरक्की करता है। मछली और मुर्गा खाने से दिमाग तेज होता है, ये मेडिकल एक्सपर्ट बताते हैं। लेकिन गोश्त नहीं खा सकते, शराब पी सकते हैं। शराब पीकर अपराध बढ़ता है, महिला उत्पीड़न बढ़ता है, कोरोना फैल गया, कोरोना की बाढ़ आ गई। 36,000 केस थे जब शराब खोली थी, और उसी वक्त मैंने चीख चीख कर कहा था कि ये कोरोना बम बन जाएंगे, कोरोना कैरियर बन जाएंगे, कोरोना की सुनामी आ जाएगी। लेकिन सरकार इसलिए नहीं सुन रही थी, उन्हें लग रहा था कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम सच्चे भारत के नागरिक हैं। पीस पार्टी के लोग हमेशा देश हित में, न्याय व्यवस्था को कायम करने के लिए, शांति को कायम करने के लिए हमेशा देश हित में मशवरे देते रहे और रहेंगे इंशाअल्लाह।